Now PA intersection B, queen or jack, king or queen or jack. So 12/52. Yes. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है क्या? अरे बेटा एक सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है क्या चिराग? नहीं आ रहा। नो सर। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। हाँ बोल। 4/, ओके सर। अच्छा इंटरसेक्शन है क्या, यूनियन नहीं है ना, सॉरी। 4/52। हाँ तो फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी कॉमन नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन भी 4/50, इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। और क्वेश्चन में थर्ड हो गया क्या तुमसे? फिर पूछो ना, थर्ड ही तो बताना था मुझे। अरे उसने बोला कि एक बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं? 15 में कितनी सही है? 12 गुड और 3 बैड। अरे तो सीधा सीधा हो गया ना। हाँ ये तो सीधा सीधा ही होगा। अब इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि आपको 3 बॉल निकालनी, तीन ऑरेंजेस निकालनी है लगातार, वापस नहीं जाएगी। तीनों अच्छी आ जाएगी तो अप्रूव फॉर द सेल, बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। पहली निकाली 12/15, तो अच्छी आएगी, दूसरी में निकाली 11/14 और 10/13 और 10/30। बस ये है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल, अप्रूव फॉर सेल। आया समझ? पहली भी अच्छी है, दूसरी भी अच्छी और तीसरी भी, इसलिए बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल। और बोलो 18 है कि इसके अंदर if A and B will be independent if A and B are mutually exclusive। गलत बेटा, सेकंड वाला प्रूव करवा रहा हूँ, सेकंड वाला सही है। सर। हाँ बेटा बोल। सर ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? कौन सा वाला? ये 18th वाला 1 मार्क का, और ये भी है ना 2 मार्क में। अरे सुन तो सही, 2 या 3 मार्क का आएगा तो कैसे आएगा, वो वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लिखो चलो। सर मेजर, ये मेजर बन सकता है क्या? नहीं बन सकते। अच्छा ओके। चलो लिखो भाई। नेक्स्ट मैं 18 या एग्जाम्पल 14 दोनों सेम। देखो इफ ए एंड बी आर, if A and B are two independent events, if A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of them, then the probability of occurrence of at least one of them is given by 1 minus PA days multiplied by PB days। इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। 1 minus PA days multiplied by PB days। अब तुम्हारा आज तो कोई आया ही नहीं, बाकी कहाँ गायब हो गए? और अच्छा अनुज ऑनलाइन है क्या? हैं? यस सर, ऑनलाइन हूँ सर। ठीक है। लिखो भाई फिर। अब देखो P at least one of them, P at least one of them
बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, तो ये हो गया ए यूनियन बी, पी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी होता क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अच्छा ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई, गिवन है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मैं क्या करता हूँ, हर जगह पी ए की जगह आ रहा हूँ, बस 1 माइनस पी ए डेज, 1 माइनस पी बी डेज, हर पी ए की जगह 1 माइनस पी ए डेज, क्योंकि मुझे डेज चाहिए ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और 1 माइनस पी बी डेज। कोई दिक्कत, पी ए की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस पी ए डेज, पी बी की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस पी बी डेज, हर पी ए की जगह 1 माइनस पी ए डेज लिख दिया, और पी बी जगह 1 माइनस पी बी डेज लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस पी ए डेज प्लस 1 माइनस पी बी डेज, 1 माइनस पी ए डेज माइनस पी बी डेज प्लस पी ए डेज पी बी डेज, ओपन कर लो माइनस को, हम जो प्रूव करना है वही बचेगा, बस बाकी सब कैंसिल हो गया। देखो ये माइनस पी ए डेज पी बी डेज, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, तो ये तो मैं कल ही बता चुका हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 1 माइनस पी नन, और पी नन क्या होता है, पी ए डेज इंटू पी बी डेज, इसलिए वो सेकंड पार्ट आपका सही था 18 में। क्लियर है सभी को, लिख लीजिए ना, एक सेकंड।
सर चलिए उतार के देखिए सर, ले जाओ गर्मी, पेन की क्या जरूरत आ रही है? चले भाई, यही फालतू की बातें मत करो। जिस दिन गर्मी लगेगी मुझे, मैं चालू कर दूँ। हाँ, तुम्हें लगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगनी चाहिए, सिंपल सी बात है। यही बात है, और तो क्या। चलिए नेक्स्ट। A and B are two events, independent events. कितना बेटा नेक्स्ट? A and B are two independent events. A and B are two independent events such that P A bar intersection B, P A bar intersection B, this is equal to P A bar intersection B is equal to 2/15, 2/15, and P A intersection B bar equal to A intersection B bar equal to 1/6, 1/6 point PA into PB, PA and PB। ये 6 मार्क्स में आ चुका है। हाँ 6 मार्क्स, पहले जब आता था अब तो 5 मार्क्स से रह गया हमारा। अब ये पहले 6 मार्क्स में आ चुका है। अब ये क्या है भाई, ए और बी कौन से इवेंट है आपके? इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। Therefore, P A bar इंटरसेक्शन B को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? P A bar मल्टीप्लाइड बाई P B, P A bar मल्टीप्लाइड बाई P लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। P A bar को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस P A। बेटा मैं पी ए को लेट पी ए इक्वल टू एक्स और पी बी इक्वल टू वाई ले लेता हूँ। भाई मैं एक्स और वाई के टर्म में ले लेता हूँ, तो नहीं तो कब तक पी ए पी बी आपको लेते रहेंगे। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स
मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू 2/15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2/15 1 माइनस फर्स्ट इक्वेशन। y की वैल्यू आ गई 2/15 ब्रैकेट में 1 माइनस, ये y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब देखो सर, सेकंड वाला लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी एक बार, ये आ गया पी ए इंटू पी बी बार। पी ए की वैल्यू कितनी है एक्स, पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। बेटा इसमें क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा आपको, तभी तो 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का दिया था उन्होंने। तो ये आ गया एक्स 1 माइनस वाई, और y की वैल्यू रख दो भैया, ये हमने y का वैल्यू रख दिया 15 1 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 15x माइनस 2 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई किसी को यहाँ तक? सिर्फ सीधा सीधा हमने कैलकुलेशन किया है। 2/15 1 माइनस एक्स वैल्यू रख दिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 13 माइनस 15x। नीचे आ गया 15 माइनस 15x, मल्टीप्लाई करो 13x माइनस 15x स्क्वायर, 15 माइनस 15x इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 78x 90x स्क्वायर 15 माइनस 15x, सबको उधर ले जाओ 90x स्क्वायर माइनस 93x प्लस 15 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो जैसे 3 कॉमन आया हो तो हमारी क्वाड्रेटिक आ गई 30x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए स्ट्रक्चर बताइए, 150 और 31 मुझे तो पता लग गया, तुम बताओ। 25 इंटू 6, 25 और 6, 25x माइनस 6x प्लस 5, 5x कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, 5x माइनस 1, 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1/5 आ गया, या x का वैल्यू 5/6 आ गया। x 1/5 आ गया, तो y आ गया 2/15 1 माइनस 1/5 4/5। कितना आ गया 1/6। y इक्वल टू 2/15 1 माइनस 5/6 1/6 4/5। फाइनल आंसर आ गया आपके, यदि पी ए आपका 1/5 है तो पी बी 1/6 आएगा। तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू 1/5, पी बी इक्वल टू 1/6 और पी ए इक्वल टू 5/6, पी बी इक्वल टू 4/5। ये आपकी वैल्यू होगी। इतना लेंदी आपको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक लग गया, इसलिए उसने मार्क्स का दिया।
बाकी शुरू का कंसेप्ट तो बड़ा इजी था, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, इस तरह से ये सोल्व होगा। लोग क्लियर है ये सबको ऑनलाइन? अरे कैसे किया, Yes, समझ में sir. आ गया? Yes, sir. 2 2 4 6 3 9 2 11 13 16 20 ऑनलाइन है 24 23। यस गोयल, और ये तुम क्यों नहीं आए बेटा आज? ये आरुष, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों नहीं आए आज? सर मेरे तो घर में कोई था नहीं सर, इस घर छोड़ के नहीं आ सकता था अभी, इसलिए। और ये इसके घर में सब थे इसलिए नहीं आए? मैं तो घर पे ही हूँ। मैं घर पे ही है, लेकिन तू क्यों नहीं आया? नहीं पूछी। घर पे ही हूँ सर। अरे सर अरे? जगह ही नहीं होती सर वहाँ पे बैठने की। कैसे नहीं होती बैठने की जगह? दो भी नहीं बैठोगे ये एक जगह पे? बेटा एक बेंच पे भी दो भी नहीं बैठोगे क्या? नहीं सर वो तो, बट सर थोड़ा कंजस्टेड टाइप हो जाता है इसलिए। अरे ऐसे कैसे कंजेस्टेड टाइप हो जाता है? दो तो बैठोगे ना बेटा एक बेंच पर। मैं कौन से 3 बिठा रहा हूँ तुम्हें? हैं? तो सबसे ले तेरे लिए आगे आगे कैसे कर दूं? आ जाएगा? हाँ सर आगे आगे बैठ। हाँ आगे आगे बैठने को ये ले, तो ले नीचे पटिया लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट में तो इसी टाइप की प्रॉब्लम बनी है। आपको तो कंसेप्ट ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लेकिन रुको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम पे भी नहीं करवाया, तुम्हें भूल गया, तो मुझे याद था कि इस बार जरूर करवाएंगे। हाँ देखो, 2 persons A and B, 2 persons A and B alternately throw a dice. Alternately throw a dice till one of them gets a number 3, till one of them gets a number 3 and wins the game. Till one of them gets a number 3 and wins the game. Find their respective probability of winning. Find their respective probability of winning if A begins the game. Find their respective probability of winning if A begins the game. अब पहले इस प्रॉब्लम को समझ लो, नहीं तो अभी दिक्कत होगी। जैसे कोई भी 2 जने हैं भाई, सुनते रहना भाई सब, कोई भी 2 जने हैं, तुम दोनों को मान लो, तुम ये और ये भी, तो ये समझना पड़ेगा, नहीं तो सीधा आएगा नहीं समझ। सपोज इन्होंने चलना स्टार्ट किया और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इनके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं। सपोज इन्होंने पहली बार चला और इनका नंबर 3 आ गया, तो ये गेम यहीं कंप्लीट होगी। पहले वाले का एक का नंबर 3 आ गया फर्स्ट चांस में, तो वो गेम वहीं कंप्लीट होगी। या दूसरा केस सोचता हूँ, हो सकता है इनका पहली बार में नंबर 3 नहीं आया, इनका तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूँ? जीतने की, इनकी जीतने की। हो सकता है इनका सेकंड चांस में नंबर 3 आए और गेम वहीं ओवर हो। या हो सकता है इनके थर्ड चांस में नंबर 3 आ रहा हो,
तो थर्ड चांस कैसे करेंगे? इनके नहीं आएगा, इनके नहीं आएगा, इनके नहीं आएगा, इनके नहीं आएगा और फिर आएगा। ये थर्ड चांस होगी एंड गेम ओवर। फिर या इनके चौथे चांस में आएगा, या इनके पांचवें चांस में आएगा, या इनके छठे चांस में आएगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक चलते जाएंगे। कब तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। आया समझ? तो मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ आपको। लेट इवेंट इन ए विंस द गेम। इससे क्या जल्दी समझ में आएगा? इवेंट है बी विंस द गेम। पीई नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। पीएफ उसके भी नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ई इवेंट मान लिया ए विंस द गेम, बी इवेंट मान लिया है, एफ इवेंट मान लिया बी विंस द गेम। Now PA wins the game, समझना? A wins, तब वो अपने पहले चांस में जीत गया, गेम ओवर। A अपने पहले चांस में हार गया, B अपने पहले चांस में हार गया, A अपने सेकंड चांस में जीत गया, गेम ओवर। प्लस A अपने पहले चांस में हार गया, B अपने पहले चांस में हार गया, A अपने दूसरे चांस में हार गया, B अपने दूसरे चांस में हार गया, और ए अपने तीसरे चांस में जीत गया। और कब तक जाएगा? इनफाइनाइट के लिए। मैं सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जब जब ए जीत सकता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा लिखा। ए या तो अपने पहले चांस में जीतेगा, या ए अपने दूसरे चांस में जीतेगा, या ए अपने तीसरे चांस में जीतेगा, और इस तरह से चलता जाएगा जब तक कि वो नहीं जीतेगा। मतलब कब तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आया सभी को? ऑनलाइन ये जो बोला मैंने, ये समझ में आया? Yes, कि कोई sir. दिक्कत है? यस सर। चलो, तो ये पीएफ बार है भाई। P 1/6, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 इंटू 1/6 अप टू इंफिनिटी। दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। बेटा ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1/6 और कॉमन रेशियो आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 25/36। इसका इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म तो है 1/6। जीपी तो बात पता है ना हमें, मल्टीपल आता जाता है, तो सेम मल्टीपल आ रहा है 25/36। तो फर्स्ट टर्म है 1/6 और कॉमन रेशियो है 25/36। तो पी ए बी 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर। बेटा ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है, लास्ट ईयर नहीं पता हो तो भी याद रखो। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज गिवन बाय ए अपॉन, तो ए आ रहा है आपका 1/6। सोल्व करो 6/11 और केवल 2 ही क्लियर है, इसलिए पी बी विन 1 माइनस 6/11 इक्वल टू 5। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग एंड बी विनिंग। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 ज्यादा क्यों आ रही है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि वो उसको पहला चांस मिल रहा है, उसको पहला चांस मिल रहा है, इसलिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 आ रही है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/11। बेटा ये जीपी है, देख इधर। पहला टर्म है तेरा 1/6, दूसरा टर्म है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। कॉमन रेशियो निकलता है, इसको इससे डिवाइड करो तो बचा कितना? अभी एक और कर रहे हैं इसी टाइप का ये। अब मैं 3 प्लेयर वाली प्रॉब्लम करवाता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये क्या लास्ट टाइम पे मेरे से स्किप हो गई थी, मैं भूल गया करवाना, तो बाद में याद आया मैंने कि अब दोबारा पढ़ाएंगे ना जब तो जरूर पढ़ेंगे।
लास्ट टाइम नहीं करवाई मैंने। करवाई होगी लेकिन ये नहीं करवाई थी, ये मुझे याद आ गया। क्या लिख दी? नेक्स्ट 3% ABC throw a die in succession. ABC throw a die in succession till one of them gets a number 6. Till one of them gets a number 6 and wins the game. Gets a number 6 and wins the game. Find their respective probability of winning. Find their respective probability of winning if A begins the game. Find their respective probability of winning if A begins the game. Let event in A gets number 6. F, B gets number 6. G, C gets number 6. P, PF, PG, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/6. PE बार, PF बार, PG बार, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6. A wins. ये लिखा है मैंने, ए बिगिंस द गेम लास्ट में. आप रेस्पेक्टिव मतलब ए बिगिंस द गेम मतलब पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा. अब वापस से सुन लो, 3 जन है. अब मैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ. या तो ए अपने पहले चांस में जीतेगा, या अपने दूसरे चांस में जीतेगा, या वो तीसरे चांस में जीतेगा. और जब तक नहीं जीतेगा जब तक चलता रहेगा. तो ए जीतने का मतलब है बी और सी हारेगी. तो देखो इधर ए जीत गया, गेम ओवर. ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया और ए जीत गया. ए अपने दूसरे चांस में जीत गया. या ए हार गया, बी हार गया, सी हार गया, ए वापस से हार गया, बी वापस से हार गया, सी वापस से हार गया, फिर ए अपनी जीत गई. और इस तरह चलता गया जब तक कि जीत नहीं जाए. या तो ए अपने पहले चांस में जीतेगा, या ए अपने दूसरे चांस में जीतेगा, या ए अपने तीसरे चांस में जीतेगा. और चलता रहेगा जब तक कि जीत नहीं है. 1/6, 5/6, 5/6, 5/6 कितना हुआ? 5/6 का फिर 5/6 की पावर 6. और इस तरह चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट. अगेन दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी. फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 5/6 की पावर 3, 125/2. ये आपकी आर की वैल्यू है, 125/216. तो पी ए विंस आ गया आपका इक्वल टू A/1 - R. 1/6, 1 - 125/216. सोल्व करोगे तो 36/91. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इट. ये एक जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई कि 36/91. क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को?
बेटा बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी हमें, सी की नहीं निकालनी पड़ेगी, सी तो अपना आ जाएगा भाई। 3 क्लियर है तो 2 की निकालनी पड़ेगी, तीसरा अपना आ जाएगा। 4 होंगे तो 3 की निकालनी पड़ेगी, चौथा अपना पाए 1 माइनस करके। नाउ पी बी विन, पी बी विन चलेगा तो ए हारेगा, बी जीतेगा, प्लस ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, ए हारेगा और बी जीतेगा, प्लस ए हारेगा, बी भी हारेगा, सी भी हारेगा, फिर अगेन ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, ए हारेगा और बी जीतेगा, और इस तरह चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो ये आ गया 1/6, 5/6 नहीं 1/6 इंटू 5/6 नहीं उल्टा लिख दिया, 5/6 इंटू 1/6, 5/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 7, फर्स्ट टर्म आ गई। अब आपकी 5/36, कॉमन रेशियो तो वही आएगा जो पहले आ रहा था। नाउ दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ये है हमारा 25/30 और 5/36। तो बेटा ये 30/91 आ गया BTGP। अब आपको सी की निकालनी है, तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस पी ब्रैकेट में पी ए विन प्लस पी बी विन, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 36 अपॉन 91 प्लस 25 अपॉन 91 कितना बचा भाई? 61, 61 में से ये गया 25। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विन? 25 अपॉन 90। इस तरह से निकलेगी बिल्कुल। मेथड सेम है, बस 3 क्लियर आ गए भाई गेम में। हाँ 31 कहाँ पर 31 आ रहा है? ये तो आ गया, ये 30 है। अब करो 25 आएगा, वो गलत लिख दिया। 25 अपॉन 90। एक और करेंगे इस टाइप का, फिर आगे चलेंगे। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी ये भी डाइस चलेंगे। इनको ले, भावनाओं को तो देख कैसे हो रहा है, फिर दुखी हो रहा है। लिख लिया क्या सबने? नो सर। समझ में तो आ गया, उसमें तो दिक्कत ही नहीं किसी को। भाई अब आपके पास मतलब अब आपके कोर्स में बचा टोटल प्रोबेबिलिटी रह गया अपना भी, फिर उसके बाद बेस थ्योरम और फिर रैंडम वेरिएबल। भाई हर जगह हटा रखा है लेकिन मैं नहीं हटा रहा, क्योंकि उसने सिर्फ लिखा है डिलीटेड पार्ट में लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कहीं पे भी नहीं हटाया, उसने सिर्फ लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हट गया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा, वो कोर्स में है अपनी। A and B take turns. A and B take turns in throwing 2 dice. In throwing 2 dice. The first to throw 9
the first to throw 9 being awarded the prize. Being awarded the prize. Prove that their chance of winning. Prove that their chance of winning are in the ratio 9:8. Their chance of winning are in the ratio 9:8. ये हमें प्रूव करना है। क्या बोल रहा है? सम कितना आना चाहिए? सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 9 कितनी बार आता है? 6 बार आता है? नहीं, 4 बार आता है बेटा भाई। 4 3 6 देखो 3 6 4 5 5 4 6 3 ये सिर्फ 4 केस में आपके 9 आएंगे। तो लेट इक्वल टू ए गेट सम 9, एफ इक्वल टू बी गेट सम 9। तो P इक्वल टू पी एफ इक्वल टू 4/36। सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36। तो P बार इक्वल टू पी एफ बार 1 - 1/9 इक्वल टू 8/9। Now P A wins. P plus P bar P F bar P bar P लिख दो। आपको इनफाइनाइट क्या दिक्कत आ रही है और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 1/9 8/9 इंटू 8/9 इंटू प्लस 1/9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ए आ रहा 1/9, आर आ गया 64/81। तो पी ए विंस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर 1/9 1 माइनस 64/81। तो बेटा आ गया 9/17। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/17। ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। Now P B wins. P B wins. B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस P A wins। तो ये क्या आ गया 8/। अब मुझे निकालना है दोनों का रेशियो। हो गया प्रूफ। तो ये इजी प्रॉब्लम थी, मैंने बोला था पहले ही कि इजी है। ये आपका रेशियो आ गया 9:8। दिस इज द रेशियो 9:8। 9/17 रेशियो 8/17। तो द रेशियो विल बिकम 9:8। ये था भाई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी एक्सरसाइज 13.3 जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी 13.3 में बेस थ्योरम भी है और टोटल प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों मिक्स है। एक्चुअल में बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी से ही बना हुआ है। दोनों में मैं अंतर अभी बता देता हूँ आपको। पहली प्रॉब्लम में अंतर बता देता हूँ कि कैसे बेस थ्योरम बनती है और कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेके मैं ये समझा रहा हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बेस थ्योरम क्या होती है। सिर्फ समझना, लिखना नहीं है कुछ भी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ बोल्ट्स बनाए भाई, बोल्ट फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन से बोल्ट बने। ये आपके ए मशीन से बोल्ट बनने की है, ये बी मशीन से और ये सी मशीन। तो वो ए मशीन से बने 30%, इससे बने 50%। तो इससे कितने बने होंगे? 20%। तो ये तो ऐसा गिवन होगा कि एक बोल्ट फैक्ट्री में 30% बोल्ट मशीन ए से बने हैं
50% बोल्ट मशीन बी से बने हैं और 20% बोल्ट मशीन सी से बने हैं। अब जितने भी बोल्ट बने हैं जैसे ए बी सी से, ये पार्ट चलाएगा हमारा जो कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये मान लेता हूँ कि ये डिफेक्टिव वाला पार्ट है। क्या पार्ट है कि भाई डिफेक्टिव बोल्ट, तो मैं मान लेता हूँ कि ए से बनने वाले डिफेक्टिव बोल्ट है 5%, बी से बनने वाले डिफेक्टिव बोल्ट है 8% और इससे बनने वाले डिफेक्टिव बोल्ट है 2%। ए से जितने भी बोल्ट बने हैं, इसका मतलब ये है ए से जितने भी बोल्ट बने उसका 5% बोल्ट क्या है डिफेक्टिव, बी से जितने भी बने हैं उसके 8% बोल्ट क्या है डिफेक्टिव और सी से जितने भी बने हैं उसके बोल्ट 2% डिफेक्टिव। अब हमने क्या करा, हमने आंखें नीचे ली, आंखें बंद कर ली और मैंने एक बोल्ट निकाला, जो भी पूरा लोड है सबको मिक्स कर दिया और मैंने उसमें से एक बोल्ट निकाला। तो मेरे को जैसे ही दिखा कि भाई ये बोल्ट निकला मेरा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट है। यदि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसे बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों टोटल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे? क्योंकि डिफेक्टिव तीनों में से आएगा। भाई डिफेक्टिव कहाँ से आ सकता है? पहले भी से आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है। तो डिफेक्टिव तीनों से आने के केसेस से हम बोलेंगे डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा तो उसको बोलूंगा मैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिफेक्टिव इधर भी है, इधर भी, इधर भी। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब बेस थ्योरम कैसे चेंज होती है समझिए। मैंने एक बोल्ट निकाला, मुझे पता लग गया ये डिफेक्टिव, मुझे पता है ये डिफेक्टिव, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनली है। बेस थ्योरम इज आल्सो है टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने एक बोल्ट निकाला, मुझे पता लग गया कि क्या है ये डिफेक्टिव है, तो मुझे पता लग गया ना डिफेक्टिव है, तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई वो मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ या मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ या मशीन सी से मैन्युफैक्चर हुआ। तो दिस इज बेस। आपको पता है कि डिफेक्टिव है, मतलब कॉमन इवेंट क्या है इसमें? डिफेक्टिव, जो तीनों में है ये कॉमन इवेंट कहलाता है। यदि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और यदि कॉमन इवेंट आपको गिवन है और इन तीनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर वो क्या बन जाएगा? बेस थ्योरम बन जाएगा। ये दोनों में अंतर है। अभी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, कहाँ बेस थ्योरम लगेगी। ये वाला जो आपका इवेंट है, ये इवेंट ये कहलाता है कॉमन इवेंट। यदि आपको कभी भी कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी, और आपको कॉमन इवेंट गिवन है और इन तीनों में से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो बेस थ्योरम। क्लियर है? चलिए बस एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। दोनों निकाल के बता देंगे। लिखिए, टाइम नहीं हुआ बेटा। देखो, a bed contains 4 red and 3 black balls. A bed contains 4 red and 3 black balls. A second bed contains 2 red and 4 black balls. One bag is selected at random. One bag is selected at random. From the selected bag, one ball is drawn. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. Find the probability that the ball drawn is red. अभी समझते हैं भाई कि ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी कि क्या है, ये समझते हैं।
पहला वेट, बोलो क्या क्या है। सेकंड वेट, 2 रेट, दोनों में से पहले क्या बोल रहा है, एक बेस सेलेक्ट करना है। तो बेटा एक बेस को सेलेक्ट करने के 2 केस हो गए, उसको E1 E2 बोलेंगे हम। फर्स्ट बेस इज सेलेक्टेड, E2 सेकंड बेस इज सेलेक्टेड। ए, अब जो भी सेलेक्टेड बेस है उसमें से कौन सी बॉल निकालनी, रेड बॉल इज ड्रॉन। ये आपका कॉमन इवेंट हो गया। पहले तो आपको एक बेस सेलेक्ट करना है, तो या तो आप फर्स्ट बेस सेलेक्ट करोगे या सेकंड बेस सेलेक्ट करोगे और उसमें से रेड बॉल निकालोगे। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। यदि इसकी जगह ये बोलता कि मैंने एक बॉल निकाली और मुझे पता लग गया कि वो बॉल रेड है, तो पता करो कि वो फर्स्ट बेस से आई है, तो फिर वो या सेकंड बेस से आई है, तो फिर बेस करो मुझे। अब देखो समझना, P1 1/2, 2 बेस में से एक बेस को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये P2 हो गया। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आना चाहिए। 3 होगा तो तीनों का सम 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया। A/E1, A/E1 का मतलब क्या होता है बेटा, समझना, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बेस। बोलो रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बेस 4/7, बिल्कुल सही है। A/E2 का मतलब रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बेस, 6 मतलब 1/3। ना P रेड बॉल, एक सेकंड, P रेड बॉल, बेटा रेड बॉल तो दोनों बेस से आएगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो P1 पहले फर्स्ट बेस सेलेक्ट किया, फिर रेड बॉल निकाली, प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। E1 की वैल्यू 1/2, A/E1 हो गया 4/7, 1/2, 1/3, तो ये आ गया हमारा 7 और 6, इसका एलसीएम हो गया 42, 12, 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 19/42। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है भाई 19/42। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अभी हमने बिल्कुल आइडिया दिया है, वापस से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दोबारा देख लेंगे कल, ठीक है। अब एक्सरसाइज सेकंड तक पूरा हो जाना चाहिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज सेकंड तक। चेक करूंगा मैं कल, अभी भी टाइम है तेरे पास, कल तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ तो जो भी है बाकी वो कर लेना। ये किसकी बुक भाई, और सर पेपर चेक हो गए क्या? बेटा आज दूंगा मैं पक्का, पक्का है, नहीं दूँ तो अच्छा, है ना, तू ओके। कल से क्लास में मत आना, या मैं भी नहीं आऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। खत्म हो जाएगा आज। वही तो बोल रहा था, आज पक्का, नहीं आया तो कल मत आना, पक्का बोल रहा हूँ। बताइए कैसे, तो क्या करूँगा, तो किसी बात नहीं, ये क्या बात, ये तो दे दिखाऊं, नहीं देता मुझे, मैं चेक कर सकता हूँ।